नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा लगता है कि वो मुल्क एक सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गया। हिंदुस्तान इंतकाम लेगा और इसका डर उसको पहले से खाया जा रहा था, लेकिन अब उसके सामने अपने वजूद को बचाने की चुनौती है। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने की कगार पर खड़ा हुआ है। ये इस देश के हालात हैं और पाकिस्तान में इस कदर खौफ है कि उसने आज एक आनन फानन में अपने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है, संसद का एक सत्र बुलाया है जो शुरू हो चुका है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच बने हालात पर बात होगी, जो तनाव चल रहा है उस पर बात होगी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान में जगह जगह से उठ रही बगावतों के सुर को लेकर भी बात होगी। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो चुके हैं जहां सरकार और आर्मी अब बिल्कुल अलग अलग पेज पर नजर आती है। आवाम और एस्टैब्लिशमेंट में जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है। इस बीच पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान की रिहाई के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, हर दिन किसी ना किसी जगह से बगावत के सुर सुनाई देते हैं, जो शहबाज शरीफ हो या फिर वहां की आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर, दोनों के लिए टेंशन की वजह है। अब नई बगावती तेवर इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के इमाम ने दिखाए। लाल मस्जिद के इमाम ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो वो पाकिस्तान की सेना का साथ नहीं देने वाले। इनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना अपने आवाम पर ही सबसे ज्यादा जुल्म करती है। इनकी आर्मी ही उनके ऊपर टॉर्चर करती है। इसलिए हिंदुस्तान से जंग के हालात में उसे ये बिल्कुल इस्लाम की जंग नहीं मानते, जैसा पाकिस्तान की आर्मी साबित करना चाहती है, बल्कि इसे कौमियत की जंग मानते हैं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी को जिस तरीके से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, बुरी खबरें आ रही हैं, उससे पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का साफ संकेत भी मिलने लगा है। एक तरफ वहां के आवाम, वहां के लोग और मौलानाओं के ऐसे बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने मानिए पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को सीधे अपने निशाने पर लिया हुआ है और बीते 72 घंटों में 28 पाकिस्तानी जवानों को बलोच लड़ाकों ने मार गिराने का दावा किया। इसके अलग अलग वीडियोस भी जारी किए। इसके साथ ही बलोचों ने सीपेक प्रोजेक्ट की साइट पर पाकिस्तानी और चीनी ट्रकों को जलाकर खाक कर दिया। बलोचिस्तान हो या सिंध हो, हर तरफ मचे कलह से ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान से युद्ध से पहले ही पाकिस्तान कहीं बिखर ना जाए। और इस बात का इल्म पाकिस्तान को चलाने वाले हुक्मरानों को भी होने लगा है। उन्हें मालूम है कि ऐसे मौके पर सबसे पहले जो उनके हाथ से छिन सकता है वो है पीओके। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अब पीओके में खुद को पूरी तरह एक्टिव कर लिया है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां पीओके में चक्कर लगाती नजर आ रही हैं। लोग वहां से वीडियो बना के भेज रहे हैं। पीओके के चंब इलाके की ओर पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ियां बढ़ने लगी। दरअसल पाकिस्तान जब पाव किलो के बम से न्यूक्लियर अटैक करने की धमकियां देता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि उसके अंदरूनी हालात क्या हैं। अब शायद उसे इस बात का अंदेशा होने लगा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और सवाल यही है, क्या युद्ध से पहले ही पाकिस्तान टुकड़ों में बिखर सकता है? क्या सिंध से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बाल्टिस्तान तक सब कुछ पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है? इसी पर आज की बात होगी। पहले आपको सुनाते हैं पाकिस्तान से आ रहे कुछ बयान। इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरफ हुक्मरान खड़े हैं और पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हुई है। आज जरूरत है इमरान खान की। वो किस लिए? कि वो सबको जोड़ सकता है। उसने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि सूबाइयत का तासुर मिले। उसने एक कौम पाकिस्तान की बात की है। आज हमें चाहिए कि उसको बुलाएं। एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इस मुल्क का। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहां जो जुल्म है, और यहां नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे?
नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर बरबत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो ये जो अभी आपने 3 बयान सुने हैं ना, ये पाकिस्तान के हालात का इशारा आपको देते हैं। इसमें पहले जो बोल रहे थे ये पाकिस्तान के सेनेट में वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन है, इमरान खान की पार्टी के नेता हैं, और ये कह रहे हैं वो देश का सबसे पॉपुलर लीडर है, सबसे ज्यादा वोट उसको मिला, उसको बाहर निकालो, उसकी जरूरत है देश को। शहबाज शरीफ की सरकार को नहीं मानते हम। दूसरा आपने बयान सुना था ये लाल मस्जिद के इमाम। लाल मस्जिद इस्लामाबाद की एक बड़ी मस्जिद है, एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है वहां का। यहां पर कार्रवाई कर दी थी फौज की जनरल मुशर्रफ ने एक बार, और ये कह रहे हैं हमारी सेना तो हम ही पे जुल्म करती है, हम क्यों खड़े होंगे उसके साथ। और तीसरा व्यक्ति जो बोल रहा था ये भी इमरान खान की पार्टी का MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो कह रहा है जंग शुरू हो जाएगी तो मैं बॉर्डर पर क्यों जाऊं, मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा, मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो इतना बिखरा हुआ है अंदर से इस वक्त पाकिस्तान। हमारे साथ बहुत सीनियर मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी इस प्रोग्राम के जरिए अब हालात जो बने, आपको जानना चाहिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं उसके बारे में आपको बता पाएं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर जी, सर आपका बहुत स्वागत है। एयर कोमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर मोस्ट वेलकम, बहुत स्वागत आपका भी। और 2 और मेहमान हमारे साथ बहुत खास हैं जो आपको एक इंसाइट दे सकते हैं आज के हालात पर। आरजू काजमी पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुलकर अपने देश की बात बताती भी हैं वो हमारे साथ हैं। आरजू जी बहुत स्वागत आपका। और अहबार मस्ती खान जी हमारे साथ हैं, सीनियर बलोच जर्नलिस्ट भी हैं और बलोच लिबरेशन के एक्टिविस्ट भी हैं। मस्ती खान साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सर इफ यू विल अलाउ मी, मैं एक बार पहले आरजू से ये पूछना चाहता हूं कि वहां इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? आरजू जी। देखें, बात तो यही हो रही है कि इंतजार किया जा रहा है कि शायद आप लोग कोई अटैक वगैरह करेंगे, और यही बात जो है पार्लियामेंट में भी कही जा रही है, यही बात पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं। और एक बार तो आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने तो टाइम भी दे दिया था कि 24 से 36 आवर्स के अंदर अटैक हो सकता है। इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, चनाब रिवर में पानी रोका गया है भारत की तरफ से, उसको लेकर बात की जा रही है, और यही सब तैयारियां चल रही हैं एक तरह से कि किस तरह से जवाब देना है अगर अटैक होता है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो लाल मस्जिद के हवाले से आपने बात की और लाल मस्जिद का आपने बताया, तो ये काफ़ी हद तक जो है ये लोग, इनको मैं सपोर्ट नहीं करती लाल मस्जिद के लोगों को। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये तरह तरह से लोगों को यहाँ परेशान करते हैं। इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये लाल मस्जिद यहीं पर है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगर अपने पूरे टेन्योर में अगर कोई एक अच्छा काम किया था तो शायद वो लाल मस्जिद ऑपरेशन था जो कंप्लीट ना हो सका। और उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ पर अटैक हुआ था तो वो भी आपको मालूम ही होगा कि वो भी आर्मी के लोग थे जिन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पर आप माइंडसेट समझ सकते हैं कि किस तरह का है। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल मुझे नहीं लगता कि पहले ही बलूचिस्तान में इशू चल रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि TTP के अटैक चल रहे हैं KPK में, और अगर भारत की तरफ से भी किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को, इसलिए कि जाहिर है कि 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल तो बहरहाल नहीं है। तो लोग ये पूछ नहीं रहे कि फिर ऐसे हालात बने क्यों पाकिस्तान जब इतना मुश्किलों में इस वक्त है तो भारत के साथ तनाव हो रहा है? देखिए, आम पब्लिक जो है उसको मैं नहीं समझती कि वो इस किस्म के किसी से सवाल कर सकती है, और वो भी खासतौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या उन लोगों से जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली, अगर कोई बात कर सकता है तो पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, और पॉलिटिशियंस तो आपने देखा ही को किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम तो लंदन चले जाएंगे। ये बात तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी कही थी जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था, तो वो भाग के दुबई चले गए थे और बाद में आए थे। तो अगर पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, जो कोई काम कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? और आम पब्लिक तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग जो बात भी कहें, आम पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। जी, मैं जनरल शर्मा के पास जाना चाहूंगा। सर अभी आपने सुना, आरजू बता रही हैं कि पाकिस्तान में तो जैसे इंतजार हो रहा है कि भारत ने अब हमला किया तब हमला किया, इसको एक इमिनेंट चीज मान रहे हैं कि तो हमारे ऊपर होने ही वाला है। आप कैसे एनालाइज करेंगे आज के हालात को? भारत में भी बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि भाई 2 हफ्ते हो गए पहलगाम के आतंकी हमले को, अब तो जवाब जाना चाहिए। सौरभ, देखिए, सुनजू जो मिलिट्री फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि विक्ट्री विदाउट फाइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ विनिंग। तो आप देख रहे हो कि भारत ने अभी कुछ किया नहीं, भारत ने कहा नहीं कि मैं वॉर कर रहा हूं,
और पाकिस्तान के हौसले ऑलरेडी पस्त हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान को इतना डर सताने लगा है कि वो रातों की उनकी नींद और दिन का चैन खराब हो चुका हुआ है। उनकी आर्मी ने पार्ट मोबिलाइजेशन कर दी है, उनके पीओके की तरफ में रिइंफोर्स करना शुरू कर दिया है। उनकी सिविल डिफेंस की जो ड्रिल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स की लाइट्स बंद करनी, रेलवे स्टेशन को टेक ओवर कर लिया है आर्मी ने। आप देखेंगे वहां पर फाइटर जेट्स रनवे रेडीनेस के ऊपर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालत बन चुकी है कि वहां पर सबसे पहले देखा जाए तो इंटरनल सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जो पहले आप देखिए पॉलिटिशियंस बयान कुछ और देते हैं और जो वहां की आवाम है वो इतनी इकोनॉमिक मार से गिरी हुई है। और दूसरा जो हमने यहां पर डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है और दूसरा चीज जो हमने जो वाटर स्ट्राइक किया है उसके कारण उनको जो आने वाला अंदेशा है उसके कारण मेरे ख्याल में उनका सारा हौसला पस्त हो गया हुआ है और उनको लग रहा है कि अंत आने वाला है। इसी कारण से डर से कि यहां तो हम ऑलरेडी खत्म हो चुके और पाकिस्तान की आप उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि उनके पास में ना तो पर्याप्त एम्युनिशन है, ना उनके पास में फ्यूल है। तो ये एक्सरसाइजेस करके जब वक्त आएगा तब तक इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर से बहुत खिलाकर जो आपने बोला कि पाव किलो किलो के बम मारेंगे, तो आज हालत ऐसी है पाकिस्तान की, उसकी इंटरनल सिचुएशन बिल्कुल खराब है, अवाम उसके अगेंस्ट है। बलूचिस्तान जो है वो आजादी मांगने के कगार पे बैठा है। खैबर पख्तूनवा ऐसा है, पीओजेके के ऊपर में आवाज उठ रही है, सिंध वाले भी खुश नहीं है। तो और आप देखिए तो ये सब होते हुए तो मैं कहूंगा कि बगैर जंग किए हुई आधी स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन यस मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को इसकी जो है एक ये जो हमारे नॉन काइनेटिक वाले जो ऑप्शंस थे हमने इस्तेमाल किए हैं, काइनेटिक अभी बाकी है और काइनेटिक वो चाहे वो लिमिटेड होगा, पीओके में होगा या कहीं पर स्ट्राइक्स होंगी, वो हमारा इस वक्त कहने का जो टीवी के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज बात करने की नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि एक्शन जरूर ली जाएगी। जनरल यश मोर सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं कमेंट इस पर स्पेकुलेट करना चाहता कि कब भारत करेगा या क्या करेगा, लेकिन जो कुछ भी हालात हैं इस सब की वजह केवल एक पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर, क्या सिर्फ वही हैं अपने देश में बने हुए हालात के लिए भी और जो भारत के साथ इस वक्त तनाव बना हुआ है पाकिस्तान का उसके लिए भी? सौरभ, आपने बहुत सही बात उठाई है। मैं पिछले तकरीबन 4 दशकों से पाकिस्तान मिलिट्री को देख रहा हूं और मुझे मौका भी मिला है यूनाइटेड नेशंस में और विदेश में इनके अफसरान के साथ जो है मिल बैठ के कोर्स करने का, बातचीत करने का। और इनकी मिलिट्री को अगर देखा जाए, हम 47-48 तक हम एक मिलिट्री थे अंग्रेजों के, बट उसके बाद हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। एक इंडियन मिलिट्री है जो कि टोटली पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे है, प्रोफेशनल मिलिट्री है और सही तरीके से अपने अवाम के लिए, अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने उस प्रकार से हमने अपने जो है आज़ादी के बाद अपने काम किए। पाकिस्तान की मिलिट्री को एक स्टेट मिल गया, बहुत बड़ा साइज मिलिट्री का मिल गया। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि उनको इतनी बड़ी मिलिट्री मिली। ऊपर से इनके जो जनरल्स हैं, सीनियर ऑफिसर, बहुत फ्यूडल माइंडसेट के, बहुत ज़्यादा फ्यूडल माइंडसेट के, और इनको शुरू से ये पॉलिटिशियंस को डिसलाइक करते रहे और आम आवाम को भी ये हेट करते हैं। तो अब नतीजा ये हो गया कि पिछले कुछ सालों में जब से इन्होंने अपने, अब कारगिल में देखो कितने लोग मरवाए मुशर्रफ ने। मुशर्रफ मतलब अगर 7 मौतें भी मर जाएगा तो उन जो माओं का दर्द कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। यही आसिम मुनीर और ये लोग कर रहे हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं थी इस टाइप का एक्शन करने की। आप पहलगाम में आए हो, आपने धर्म पूछ के, लोगों का कलमा पूछ के, औरतों को बच्चों को अलग करके एक मैसेज देने की कोई, इससे ज्यादा खराब कोई चीज हो नहीं सकती। और उनका जो स्पीच था जो है 2 नेशन थ्योरी पे, मुझे लगता है कोई भी जिसने वर्दी पहनी है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी, किसी यूनिफॉर्म लोगों में एक जो है एक शालीनता होती है, जो यूनिफॉर्म जो अफसर किसी भी देश के हो, उससे ये मुंह से ये सुनना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मतलब बहुत ही बचकाना, बहुत ही खराब। तो वो अब वो भुगत रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री इज द मोस्ट इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन, इट इज द मोस्ट थ्रेटेंड इंस्टीट्यूशन इन देयर ओन कंट्री, दे आर द मोस्ट डिसलाइक्ड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इन्होंने बेड़ा कर करके रखा हुआ है इस देश का।
पहले आर्म्स रेस में लगे रहे हमारे साथ 70-80 के दशक में। कहां भारत की इकॉनमी, कहां पाकिस्तान की इकॉनमी। एक स्टेज था जहां पाकिस्तान अच्छा भला ठीक चल रहा था, लेकिन जब से इन्होंने हमारे साथ न्यूक्लियर में, फिर मिसाइल्स में, हर जगह में हमारे साथ होड़ में इन्होंने जो है पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर ये रिलीजन में घुस गए। इनकी सबसे बड़ी ये थी जियाउल हक से लगाओ, मुशर्रफ लगाओ, अब मुनीर को लगाओ। इन्होंने कोशिश करी है कि शायद रिलीजन का इस्तेमाल करेंगे तो बाइंडिंग फैक्टर होगा। रिलीजन ने कभी भी लोगों को बाइंड नहीं किया, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। मैं 1 साल बांग्लादेश में रहा जो कि इनसे अलग हुए थे। तो पाकिस्तान मिलिट्री इज रिस्पॉन्सिबल जो स्टेट है आज, और जब तक कि लोग अवाम पाकिस्तान के और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खड़े नहीं होंगे इस मिलिट्री के खिलाफ, इनके पर नहीं कतरे जाएंगे, इनको डाउन साइज नहीं किया जाएगा, इनके जनरल्स को घर नहीं भेजा जाएगा, इस मिलिट्री को, इट्स टू बिग फॉर अ नेशन, फर्स्ट दैट स्टेप हैज टू बी टेकन। सर वो भी हालात बन गए थे, आपको भी याद होगा जब इनका इमरान खान के साथ इनका मामला चल रहा था सेना का, तो बाहर निकल के इमरान खान की पार्टी के लोग तो लेफ्टिनेंट कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए थे, वहां जाकर के लूटपाट कर नहीं कर पाए अपना एरिया। जी इनके तो घरों में फिर आपने देखे आलीशान घर, ये इतने फ्यूडल हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत फ्यूडल माइंडसेट के ये जमींदार हैं, ये नए किस्म के लॉर्ड्स हैं। पाकिस्तान में जो जनरल बन गया, और बनते कैसे हैं, उनके जनरल जो है बहुत सीक्रेटिव होता है। हमारे यहाँ कर्नल टू ब्रिगेडियर हर लिस्ट आ जाती है, भाई कौन अप्रूव हुआ कौन नहीं हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। मैंने तो इनके साथ नौकरी करी है, वो यही बात खुद कहते सर हमारे यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, अपने अपने किस्म के लोगों को ऊपर लेके जाते हैं। तो यही होगा जो हालात सर। अब एक बार जरा पाकिस्तान के अंदर के हालात हम उनसे ही जान लें जो वहां जिनके लोग अपने वहां भुगत रहे हैं उन चीजों को। एक खबर इस वक्त आ रही है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, भारत पाकिस्तान ने जो है एक किस्म का साइबर अटैक करने की कोशिश की है भारत पर, और हमारी डिफेंस वेबसाइट्स को उसने डिफेस करने की कोशिश की थी लेकिन कर नहीं पाया। ये सब भी आजकल वॉर का हिस्सा है, साइबर हमले भी किए जाते हैं, लेकिन अभी खबर आई कि कुछ हमारी ऐसी जगहों को उसने डिफेस करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ये नहीं हुआ। मैं चतुर्वेदी सर आपके पास आया 1 मिनट में, एक बार मैं जरा मस्ती खान साहब से समझना चाहता हूँ। रोज हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में वीडियो आता है कि BLA ने यहां IED से ब्लास्ट कर दिया, पाकिस्तान की सेना के इतने लोग मारे गए, कभी ट्रेन हाईजैक का आता है, कभी सीधे शूटिंग का आता है। बलोचिस्तान इस वक्त किस कगार पर खड़ा है पाकिस्तान के हवाले से? देखें, बलोच जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये 77 साल से है। ये 48 में जो आपके ये मेजर जनरल अकबर खान, इन्होंने आके वहाँ ज़बरदस्ती जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया था, ये वही मेजर जनरल अकबर खान हैं जो आपके कश्मीर में घुसे थे ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम पे। तो हम उस वक्त से ही जद्दोजहद कर रहे हैं। 5 अपराइजिंग हुए हैं बलूचिस्तान में। ये जो है अब के जो चला है ये तकरीबन 20 साल से है। अब हमारे नौजवान जो हैं, सारे के सारे नौजवान, देखें मैं अब 65 साल का हो गया हूँ, अगर मैं उनको कहूँ ना कि भाई आप मेहरबानी करके इसी पाकिस्तान में रहें फेडरेशन में, वो मेरी भी बात नहीं मानेंगे। सब के सब 95% लोग हमारे वो आज़ादी चाहते हैं। वो इस देखें, ये पाकिस्तान तो एक मजाक का नाम है, ये लॉर्ड माउंट बैटनिस्तान है। ये पाकिस्तान अजीब सा नाम है, इसकी क्या हिस्ट्री है। 90 साल पहले इसका कोई ये नाम ही कहीं दुनिया के डिक्शनरी में ही नहीं था। अब आप देख लें, ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? कश्मीर एक तारीख है, हजारों साल की, सदियों की तारीख है। आप कौन होते हैं कि आप कहेंगे कि कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है? आप कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर। आपने बलूचिस्तान के हर एक गांव से एक बच्चे को अगवा करके ले गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनकी लाशें आप फेंक रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान एक नहीं हैं, ये अपने बच्चों को समझाएं। आप अपने बच्चों को ये भी तो तालीम दें ना कि 90,000 फौजी आपके जो हैं पलटन मैदान में उनके साथ किया हुआ था। ये तालीम तो सबसे पहले दें बच्चों को, ताकि उनको समझ आए कि हर किसी के साथ लड़ना जरूरी नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा। आप देखें, ये पंजाबी जनरल जो हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अटक, चकवाल, झेलम, रावलपिंडी,
इनके होश ठिकाने जब तक नहीं आएंगे, देखें ये ना आपको चैन से छोड़ेंगे, ना हमारे ऊपर इन्होंने ऑक्यूपेशन की हुई है। फिर ये कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। भैया आपने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है, आपको क्या हक पहुंचता है कि आप कहें कि कश्मीर हमारा है? आपको क्या हक पहुंचता है कि आप कहें कि बलूचिस्तान हमारा है? आप अपने पंजाब के पिंड तक महदूद रहें। अगर आपको जिहाद करने का शौक है, हम सब मिलके आपको मारेंगे। मस्तिखान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं हिंदुस्तान में, ताकि लोग आपको ये जान पाएं कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई, ये तहरीक कितनी आगे बढ़ चुकी है, और क्या क्योंकि बलूचिस्तान वहां का सबसे बड़ा सूबा मानता है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना का हुक्म बलूचिस्तान में चलता है आज? नहीं, देखें मैं आपको ये बता दूं, 4 या 5 घंटे सुबह के रोशनी में इनकी फौज की थोड़ी बहुत चलती है। जैसे ही शाम होता है वहां हमारे राज होता है। समझ रहे हैं? हमारे बलोचों का राज शुरू हो जाता है जैसे ही शाम होता है। पूरे बलूचिस्तान में बलोचों का राज है। आप देख लें ये क्यों मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल से इतने नाराज हुए आसिम मुनीर, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ साफ कहा कि बलूचिस्तान की 1 इंच जमीन भी आज फौज के पास नहीं है। देखें ये उन्हीं के भाई थे जिनको कि सबसे पहले इन्होंने अगवा किया, इनफोर्स डिसअपीयरेंस करके उनको मारा, उनकी आज तक लाश भी नहीं मिली। हमारे लोगों के साथ इन्होंने इंतहाई ज्यादतियां की हैं। फिर सबसे बड़ी ज्यादती जिससे मुझे इनसे इंतहाई नफरत है वो ये है कि इन्होंने आके अपनी न्यूक्लियर टेस्ट भी हमारे इलाके में किया। देखें ये न्यूक्लियर टेस्ट के वजह से मैं जितना इनसे नाराज हुआ हूं शायद ही और किसी चीज के, और आज ये क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो आप 10 नस्लें भी बलोच हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनको नस्लों की बात ये भूल गए हैं कि ए नियाजी ने बांग्लादेश में क्या कहा था कि हम बंगालियों की नस्ल दुरुस्त करेंगे। जी जी जी, हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हम हिंदुस्तान के भाई हैं, हम भारत को बहुत कदर से इज्जत की निगाह से देखते हैं। आप लोगों से जो भी हो सके प्लीज इसको डिले ना करें, ये नहीं सुधरेंगे। ऑलराइट, ये कभी नहीं जी मस्तिखान साहब, ठीक। मैं एक बार अब एयर कमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहता हूं। सर माफी चाहता हूं देर में आया आपके पास। पाकिस्तान के हालात तो यूं जगजाहिर हैं, बहुत सी बातें आरजू जी ने बताई, बहुत सी मस्तिखान साहब ने बताई, लेकिन जैसा और हमारे सीनियर मेहमान बता रहे थे कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जनता के रिसोर्सेज का इस्तेमाल केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए किया, सेना को ताकतवर करने के लिए किया। अब वो किसी भी दम पर, जुल्म के दम पर या इस ताकत के दम पर पाकिस्तान को 70 सालों से एक बाउंड्री में बनाए हुए तो है, तो क्या यह सिलसिला देर तक चलने वाला है? सौरभ जी, पहली बात तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये एक सोचा समझा पाकिस्तानी आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट मूव था। उनको ये पता था कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, उनको ये अच्छे से पता था कि थोड़े समय की बात है, वो धीरे धीरे ये आर्मी को पीटते जाएंगे और आर्मी इनके पीछे जाती जाएगी। आप ये देखने की, आप ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूँ आपको, कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर पावर यूज़ करते आ रहे हैं ये दोनों जगह पे। आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक एयर पावर कभी भी यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब हमारे नागरिक हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, सब हमारे नागरिक हैं, चाहे वो नक्सल हो चाहे कुछ भी हो। सिर्फ हवाई जहाज़ों का प्रयोग होता है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए। लेकिन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स सब इस्तेमाल किए। तो इससे ही जाहिर हो जाता है कि जी ये हमारे नागरिक नहीं हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों जगह आए दिन रिपोर्ट आती रहती हैं, वहीं से वीडियोस आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बुरी तरह से पिट रही है उस जगह पे। वहाँ पिट रहे हैं, हर जगह अनरेस्ट है, आवाम परेशान है। उनको ये पता था कि अब यदि हमने कुछ नहीं किया बड़ा तो इसकी वजह से हमारे कंट्री जो है डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रही है तेजी से। तो ये सोचा समझा मूव था, ये दांव चला था। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा भारी पड़ गया। और ये पाकिस्तानी आर्मी जो है, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि ये इनका अपना अलग ही सेटअप है, इनका अपना फाइनेंशियल पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। कंट्री से इनको कोई लेना देना नहीं है। कंट्री में
जितनी भी परेशानियां हैं आवाम को, पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका इनसे कोई भी लेना देना नहीं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना ढर्रा है, उनका अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, वो कंफर्टेबल है, उनकी लाइफ कंफर्टेबल है, इसलिए अनरेस्ट बढ़ रहा है। जनता आवाम जो है वो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में फौजियों की इज्जत है, आप कहीं चले जाइए, मैं कहीं चला जाता हूं तो लोग इज्जत से पेश आते हैं, लोग इज्जत देते हैं। ये चीज़ जनरल साहब भी आपको बताएंगे, बहुत इज्जत है हमारी, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तानियों के प्रति, फौज के प्रति बिल्कुल भी पाकिस्तानियों में नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा था। सौरभ जी, ये आरजू बता सकती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में रह के ऐसी बातें करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन आरजू पर इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, मैं ये भी जानता हूँ। कैसे देख रहे हैं लोग अपनी सेना को आजकल पाकिस्तान में, आरजू? देखिए, पहले तो लोग नहीं बात किया करते थे। इमरान खान से पहले कम होता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता था, तो थोड़ा बहुत लोग बात करते थे। लेकिन इमरान खान को जब से हटाया गया है और अरेस्ट किया गया है उसके बाद से, हालांकि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब वो भी वाहवाही किया करते थे स्टैब्लिशमेंट की भी और फौज की भी, लेकिन उनके हटने के बाद काफ़ी लोग अब बात करने लगे हैं। बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया है, कई लोगों ने सोशल मीडिया देखने के बाद, इसीलिए सोशल मीडिया को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। लेकिन लोग अभी नाराज़ हैं बिल्कुल, और आप जानते हैं अभी 9 मई भी आने वाला है, और 9 मई को क्या हुआ था वो आपको सभी को पता है कि किस तरह से अटैक किया गया था, और उसके बाद कोई मोर उठा के ले गया तो कोई मटन उठा के ले गया, तो उसके ऊपर जो है वो आज तक हमारे लोग शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगी, जो भारत ने गलत की है मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, कि आप लोगों ने उन लोगों की आवाज़ भी पाकिस्तान से दबा दी है जो इन लोगों के लिए बात किया करते थे। हम लोग आवाज़ उठाते थे, यहाँ बैठकर हर तरह की हम लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में बैठकर हमने बात की, जो सही था वो सही, गलत को गलत कहा। हमने कहा कि टेररिज्म का साथ नहीं देना चाहिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को पाकिस्तान ने जो सपोर्ट किया वो गलत किया। आप जानते हैं कि चाहे वो माइनॉरिटी का इशू हो, चाहे बलूचिस्तान का इशू हो, जो अभी रिसेंटली ट्रेन हाईजैक हुई थी, उसके ऊपर हर तरह से हम लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन जब आप लोगों ने सोशल मीडिया बैन किया, आप लोगों ने यूट्यूब बैन किया, तो आप लोगों ने उन लोगों की आवाज़ भी दबा दी जो कि सही बात कर रहे थे। और इस तरह से मेरा ख्याल है आपने हमारी स्टैब्लिशमेंट या हमारी फौज का ही साथ दिया है, क्योंकि वो तो हमें डरा धमका के तब गए थे कि हम किसी तरीके से नहीं मान रहे थे। आपकी जो है नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई हम बहुत, और पाकिस्तान में बहुत से लोग सेंसिबल बात करने वाले हैं, जो वहाँ की असलियत रियलिटी है वो बोलने वाले हैं, आप उनमें से एक हैं, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ की सरकार के फैसले, हो सकता है उनको ये लगाओ कि एक भी गलत आदमी अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा भारत के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, तो वो एक अननेसेसरी प्रोपेगेंडा फैला सकता है। यही इसके पीछे वजह हो सकती है और कोई नहीं। लेकिन आपने ठीक कहा कि सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। अब ये दूसरा सवाल है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खासकर इन दो आपके स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आर्मी के लिए? देखिए, बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस का सामना है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मान भी नहीं रहे। बहुत टाइम से जो है आप जानते हैं, ना तो टीटीपी कंट्रोल में आ रही है और ना ही कह लीजिए बलूचिस्तान का इशू, लेकिन इन्होंने पॉलिसीज भी ठीक नहीं बना रखी हैं। जब ये मिसिंग पर्सनस का इशू सॉल्व करने के बजाय डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, उसके बाद जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं उनको टेररिस्ट बताएंगे, साथ साथ इनकी कोई भी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये सिर्फ अगर पंजाब को ही तमाम टाइम फोकस रखेंगे तो फिर जाहिर है यही होगा जो हो रहा है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान और केपीके का इशू नहीं है, सिंध में भी लोग परेशान है, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी एक फ्रंट और खुल गया तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये और बात है कि ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, बड़े बड़े आप जानते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट हमारी फौज या हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो दिया करते हैं, लेकिन बहरहाल इनके लिए बहुत एक मुश्किल चीज है। और मेरे ख्याल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डायलॉग के जरिए इस मामले एक सवाल बस आपसे और फिर मैं जनरल शर्मा, जनरल मोर के पास जाता हूं। ये इमरान खान को लेकर यहां पर जो कुछ खबरें पिछले 2-3 दिनों से चल रही हैं, कितनी सच है या सही है, आप गलत है आप बताइए, कि एक तो इमरान खान से वहां की सरकार और सेना जो है वो बात करना चाहती है, कर रही है, उनको बाहर भी आने, जेल से बाहर निकालने की बात भी क्या हो रही है। एक बात, अब मैं उनके ऊपर कोई हमला हो गया, जेल में क्या था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो आपको बताना हो तो आप बताइएगा, लेकिन क्या वाकई में इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, इमरान खान को मैंने जहां तक सुना है वो यही कि पहले शायद
इमरान खान एनआरओ मांग रहे थे और अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। इमरान खान जेल में जाने के बाद जितने पॉपुलर हुए हैं शायद एज अ प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मुल्क बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त डेफिनेटली उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान अपनी कंडीशंस शायद सामने रख रहे हैं जो उनकी पार्टी वाले जहां तक बता रहे हैं। तो इस वजह से इस वक्त लग यही रहा है कि इमरान खान के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान खुद नहीं मान रहे, जहां तक मैंने सुना है। जनरल मोर, इमरान खान भी हो मान लें वो बाहर आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि आवाम बहुत हद तक उनके पीछे खड़ी हुई है। हमारे लिए कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर इमरान खान पावर में होते तो कुछ अलग हो जाता क्या? वो पुलवामा के टाइम पर वही थे प्राइम मिनिस्टर। देखो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आई थिंक इमरान खान का एक करिश्मा रहा है, क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, बहुत पॉपुलर, भारत भी आते रहे हैं, यहाँ पर लोग काफी उनको लाइक भी करते थे। उससे पहले हमने जुल्फिकर भुट्टो का दौर देखा, मतलब पाकिस्तान आर्मी की जो 1971 में फजीयत हुई उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। आप इमेजिन करो कि 72 में तो हमने वापस करने शुरू करे इनके कैदी, और 77-78 में देवर बैक इन पावर। 79 में तो इन्होंने हैंग कर दिया था जुल्फिकर अली भुट्टो को। तो ये कोई पॉलिटिशियन कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी ना हो। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ये एथनो नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मसला है। वहां अलग अलग फिरके, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो जब तक अवाम जुड़ेगा नहीं, ये फौज को काबू नहीं किया जाता। अगर 71 में नहीं कहा, इमेजिन करो 99, पूरी दुनिया में देखा कि कैसे मुशर्रफ ने मियां साहब का बेवकूफ बनाया। वो टेप सारी दुनिया ने सुनी कि मियां साहब को बताने की जरूरत ही नहीं है मियां को कैसे, मतलब इस टाइप का ब्रेजन जो एटीट्यूड रहा है इनकी मिलिट्री का, ये इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। एक्चुअली में इनकी ट्रेनिंग, इनकी की पूरी थॉस, ब्रिगेडियर के बाद इनको पता नहीं क्या हो जाता है इनकी आर्मी में। ये सोचते हैं पता नहीं क्या फन्ने खां बन गए, और मैंने बहुत नजदीक से देखा इनको। इनमें फालतू बातें करना, फुकरापंथी जिसको कहते हैं हम, एक तरीके की बड़ी बड़ी बातें करना, इनके पास इसके अलावा है नहीं कुछ। तो ये आसिम मुनीर हो या जियाउल हक हो या मुशर्रफ हो, इनकी तभी वो होगी जब इनको प्रोफेशनल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत साल लगेंगे, बहुत वक्त लगेगा। और लेकिन जिस दिन ये काबू में आ गए, जिस दिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे आ गए, उस दिन आप देखना रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे। ये अपना काम करेंगे जो काम इन्होंने करना है। बलोच लोगों को इतने मिसिंग पर्सनल पूरा का पूरा मकरान कोस्ट में, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बच्चे उठाए जाते हैं, उसका लाश नहीं मिलती है, लाश नहीं मिलती है वहां पे। ये इतनी बेरहमी से, क्योंकि अगेन दे आर लाइक एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। जो पंजाबी मुसलमान है, जो जैसे वो हमारे जर्नलिस्ट साहब बता रहे थे, उसको कोई मतलब नहीं है बलोच लोगों से या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों। अब तो तालिबान ठोकने में लगा हुआ है इनको, जिन्होंने ये कहते हैं हमने इनको। तो इनकी पूरी सोच बहुत ही नैरो माइंडेड है। बिल्कुल, ये एक चीज मैं भूल गया, ये और बता दें आरजू हमको, जनरल आसिम मुनीर को लेकर के क्या सोच है आम पब्लिक में भी? हम तो यहाँ कई बार सुनते हैं कि शायद उनके जो अपने आर्मी कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उसमें भी कुछ लोग शायद उनको पसंद नहीं करते हैं, उनको कोई चैलेंज वहां से भी आ सकता है। आई डोंट नो, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। नहीं, आर्मी को चैलेंजेस तो बहुत हैं। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान के जेल में जाने के बाद से अगर आप किसी से बात करें जो छोटी मोटी दुकान चलाता हो, सब्जी बेचता हो, अगर आप उससे भी पूछेंगे कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो किसी गवर्नमेंट को नहीं कहते, वो सीधे सीधे आर्मी का नाम लेते हैं। तो ये चैलेंजेस तो इनको हैं सामने और बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कम होने में नहीं आ रहे हैं। लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है, क्या लोग ये कहते हैं कि इस सबका जिम्मेदार सीधे जनरल आसिम मुनीर है? नहीं, वो तो नाम तो कोई नहीं लेता है, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है आर्मी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। और आप क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ बोलूं ताकि कल मैं भी दिखाई ना दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके। भाई मुझसे बुलवाए ना, नहीं, इसलिए बड़ा सोच के बात करनी पड़ती है आरजू से, क्योंकि इनको भी नहीं पता चलता कि कभी कुछ ऐसी चीज बता दें जिससे हंगामा हो जाए। लेकिन बहुत मुश्किल हालात में आरजू बहुत अच्छा काम करती हैं, उनकी जितनी प्रेज की जाए उतनी कम है। मैं जनरल शर्मा से पूछूं तो जनरल शर्मा, इन हालात में भी कोई भी आर्मी होती है या कोई सरकार होती है, उसे अगर किसी चीज का डर होता है तो जनता के लोगों के गुस्से का डर होता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में वहां के लीडर्स की और आर्मी की। सौरभ, देखिए, ये जो पहले से ही एक पाकिस्तान में चलता आया है, जो जिया के टाइम से दौर चलता आया है मिलिट्री रूलर्स का, तो वो ट्रिपल एम पे चलता आया है। मिलिट्री, मुल्ला और मस्जिद इस नाम पे ही चलते आया है। आपने देखा होगा कि
जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आती है तो सिर्फ पंजाब का सोचती है और पंजाब के अलावा उनके लिए और कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा जो बाहर वाले इलाके जितने भी, चाहे बलूच है, चाहे पख्तूनवा है, चाहे पीओ के हैं और चाहे वो सिंध है, हर एक के बीच में एक डिसेंट है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहां की जो एक राजा बन के रही हुई है। जिस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने भी आवाज उठाने की कोशिश की तो उसने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया और मार्शल लॉ कर दिया। तो मैं ये कहता हूं, ये हमने किस्से देखे हैं पिछले से जिया से लेकर मुशर्रफ तक के, और ये सारे किस्से होते आए हैं। तो पाकिस्तान आर्मी जो एक इसमें अपने आप में एक ऐसी इतनी मजबूत बन गई हुई है, ये एक मैं कहूंगा इनके पास में सिर्फ एक सेल्फ इंटरेस्ट है। वो तो पब्लिक का भी इंटरेस्ट में नहीं सोचते, वो उनके पास में एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड बना हुआ है। उनका जब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होता है तो उसको 50 एकड़ जमीन मिलती है, जब चीफ रिटायर होता है 75 एकड़ होता है। जो बाकी लोग रिटायर होते हैं जो पीओजेके के साथ में या बॉर्डर के साथ में, उनको मुफ्त की जमीनें मिलती हैं। तो इनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, इनके अपने जो एंटरप्राइजेस हैं। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अमीर जो भी आवाम का पैसा लूटा जाता है या गवर्नमेंट का भी पैसा लूटा जाता है, सारा पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रेंथ किया जाता है, जैसे कि जनरल बोर ने भी बताया फ्यूडल। तो मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान की आर्मी को अगेंस्ट जाएगा वो जरूर या तो जेल जाएगा या जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं आपको रोका। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल ठीक कहा। वो लॉर्ड्स राजाओं की तरह ही वहां बिहेव करते हैं। एक फाइनल कमेंट जी मस्ती खान साहब के पास ही में आ रहा था। ये जो अभी आर्मी चीफ है, इसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सेंस है, ये कैसा आदमी है? देखें, ये सब में बदतरीन जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनमें सब में बदतरीन ये शख्स है। ये जनरल जिया से भी 10 गुना ज्यादा जलील जनरल है। ये जो है इसी के वजह से ये फौज जो है और फौज की आर्मी चीफ के वजह से ये पाकिस्तान आज इस कोने पे खड़ा है। देखें, मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, ये जो अयूब खान थे ना, इनको यहाँ अमेरिका से ये मिल गई थी कि आप जो करना चाहते हैं वहां करें। फौज अमेरिका के यहाँ के CIA ने उनको इजाजत दे दी थी। इस वजह से ये पाकिस्तान आज इस कोने पे खड़ा है। मैं एक अर्ज करूंगा, अयूब खान को जो सक्सीड करने वाले थे उनका नाम था जनरल यूसुफ खान आफरीदी। उनके वालिद हमारे दादा के साथ बर्मा में थे। वो इंतहाई अच्छा शरीफ जनरल था। वो चाहता था कि हिंदुस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, तो अयूब खान ने उसको खुदे लाइन लगा दिया था। ये जनरल जो हैं, इनके दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद, बलोचों का इलाके पे कब्जा, सिंधियों के पानी का चोरी, अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाना, कश्मीर को कहना कि हमारा जुगुलर वेन, हिंदुस्तान के साथ खामखा में अपना ताल्लुकात खराब करना। देखें, इन पंजाबी जनरलों के तो सबसे ज्यादा करीबी इनके रिश्तेदारियां होनी चाहिए थे हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि पंजाबी इन्हीं के वही कास्ट। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा मुखालिफ खामखा के। देखें, ये जो है ये आसिम मुनीर, ये जलंधर के इनका रूट्स है। ये जो अहमद शरीफ, जिनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो बिन लादेन के दोस्त थे, इनका रूट्स अमृतसर से है। और इनके दिमागे खराब है। ये हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। इनका इलाज एक ही है, बलूचिस्तान को आप आज़ाद करें, मेहरबानी करके हमारा साथ दें। हम ये नहीं सुधरेंगे, इनसे तवक्को ना करें। जी, समय इतना ही था, लेकिन आप सबकी बातों से ये हमारे इंडिया। राइट सर, आप सर, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, आप एक लाइन कंप्लीट कर लीजिए। मुनीर बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तो इसको मुल्ला आसिम मुनीर कहते हैं सर। मुस्कान साहब, वो मैं जनरल वाली बात ही नहीं नजर आती उसमें। क्या है, भारत ने अपने आजादी के बाद से और पहले भी कभी किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया। लोग कहते हैं पाकिस्तान के, आपने हमारे 2 टुकड़े कर दिए। हमने आपके 2 टुकड़े नहीं किया। आपकी वजह से, आपके जुल्म की वजह से वो लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते। और वो भारत में जब 1 करोड़ लोग आ गए तो भारत क्या करता? फिर भारत को मजबूरी में उनका साथ देना पड़ा। लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयत से देखा हो या सोचा हो किसी ने, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कोई। लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कहा मस्ती खान साहब ने। जाने क्या दिमाग में फितूर बैठा है कि हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तानी हमारा दुश्मन है।
अब ठीक है, अगर आप ऐसे ही समझते हैं तो फिर लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं है, फिर वैसा कुछ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मस्ती खान साहब, आरजू बहुत धन्यवाद आपका, जनरल यशमोर, जनरल राकेश शर्मा जी, एयर कमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय हमें देने के लिए।